पहला क्वेश्चन है विच टर्म विल बी 27 द सीक्वेंस इज ए, ठीक है। कहता है सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसका 27 नंबर उसमें कब आएगा, कौन सा नंबर 27 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई सीक्वेंस दिया रहे तो हमें यह देखना होगा कि वो एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ठीक है। एपी में दिया रहेगा तो एपी का मतलब होता है कि उसमें कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। क्लियर है। अगर जीपी में है तो जीपी में कॉमन रेशियो होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, रेशियो कॉमन, मतलब सेकेंड टर्म का जो रेशियो होगा, ठीक है, बटा फर्स्ट टर्म का रेशियो, मतलब रेशियो सिंपली हम लोग निकालते हैं कॉमन रेशियो इस प्रकार से, आर इक्वल्स सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, है ना। क्लियर है। एचपी जो है वो क्या है, एपी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो उसमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पे देख के पता चल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस है। देखिए तो 2-2 का डिफरेंस गया हुआ है, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 2 का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 - 5 करे क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म 5 है। एन टर्म, एक टर्म दिया है 27, जिसको हमें निकालना है कि भाई वो कौन सा नंबर में आएगा, तो उसको टीएन मान लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन क्या है, 27 है, ए कितना है 5 है, प्लस एन, एन तो हम वही तो हमें निकालना है, इंटू 2। तो 27 इक्वल्स 5 प्लस 2n माइनस 2, तो 27 इक्वल्स 3 प्लस 2n, है ना। 3 इधर जाएगा, कितना बचेगा, 24 इक्वल्स 2n। क्लियर है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12, मतलब 12वां पद है जो हमारा क्या है, 27 है, ठीक है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर ये होगा आपका। क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एपी में दिया हुआ ये क्या एपी में है, कौन सा टर्म है, tn इक्वल्स 3n प्लस 5। तो कहता है एपी का पदांतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब बताए थे ना अभी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ऑलरेडी लिखा है क्वेश्चन में कि ये एपी में है, ठीक है। तो सिंपली T2 माइनस T1 कर देंगे, निकल जाएगा आंसर हमारा कॉमन डिफरेंस। तो क्या होगा, यहाँ T1 हमारा क्या होगा, जहां n है वहां 1 पुट कर दीजिए, तो 3 × 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। T2 जो हमारा है वो क्या है हमारा, 3 × 2 प्लस 5 मतलब 11 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 मतलब 11 माइनस 8 कितना आएगा, 3। यहाँ 3 क्या, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 70 के और 100 एपी में है, तो के का वैल्यू क्या होगा। देखिए एपी में है इसका मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है ना। सेकेंड टर्म यहाँ क्या है, सेकेंड टर्म के है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 70 है, थर्ड टर्म क्या है हमारा 100 है, सेकेंड टर्म क्या है 70 है। तो के माइनस 70 इक्वल्स 30, है ना। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 70 उधर जाएगा तो 100 होगा, यहाँ पे के 100 आ रहा है मेरा और ऑप्शन में 100 है ही नहीं। चलिए 70, अच्छा मैंने कहाँ मिस्टेक किया है, सेकेंड टर्म के है, ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारा 70, के माइनस 70, थर्ड टर्म हमारा है 70 और सेकेंड टर्म तो के है ना, ये मिस्टेक कर दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म तो हमारा के ही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या होगा, के इधर आएगा तो 2k हो जाएगा, 2k इक्वल 70 उधर जाएगा तो 100 में 70 चला गया, मतलब 100 प्लस 70 कितना होगा, 170 आएगा, ठीक है। तो k बराबर क्या होगा, k इक्वल्स होगा 170/2 मतलब 85। 85 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। देखिए अगर
सिंपली ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि अगर टर्म हमारे पास x1, x2, x3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए xn तक हो तो gm इक्वल्स होगा क्या हमारे, मान लीजिए ये टर्म है हमारा x दिया हुआ ये सारा, ठीक है, तो gm होता है n रूट x1 इंटू x2 इंटू डॉट डॉट करते हुए xn तक जाएंगे। तो यहां हमारे पास दो टर्म है a और b, तो gm क्या हो जाएगा? gm इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर a इंटू बी। चूंकि दो टर्म है तो सिर्फ रूट लिखेंगे, अगर थ्री टर्म रहता तो क्यूब रूट a इंटू बी इंटू सी लिखते। मान लीजिए टर्म हमारे पास a b c तीन टर्म रहता तो gm क्या हो जाता? a इंटू बी इंटू सी, तीन टर्म है तो क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है, द गुणोत्तर श्रेणी में तीसरा पद 4 है और इसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो किया क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ जाएगा क्वेश्चन में। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा भाई? देखिए कह रहा है एक जीपी है जिसका थर्ड टर्म कितना है? थर्ड टर्म हमारा है 4। देखिए जीपी में याद रखिएगा, जीपी में फर्स्ट टर्म जो होता है हमारा, ठीक है, वो होता है ए, पहला टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बोलते हैं ए इंटू आर, आर का मतलब कॉमन रेशियो, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? ए इंटू आर का पावर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कह रहे हैं थर्ड टर्म ही हमारा क्या है? 4 है। क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो टर्म रहा होगा जीपी का वो 1 2 4 ऐसे रहा होगा, क्योंकि पहला टर्म 1 रहेगा तभी तो दूसरा टर्म, अगर देखिए 1 2 4 है तो कॉमन रेशियो क्या हो रहा है यहाँ पे? 2/1 इक्वल देखो 4/2 इक्वल 2 आ रहा है ना। ठीक है, तब ना a बराबर 1 होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा? 1 इंटू 2 तब होगा 2, फिर ए आर का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4। देखिए 1 2 4 आ रहा है ना, तो फर्स्ट टर्म अगर 1 है तभी हमारा जो जीपी है उसमें क्या होगा? थर्ड टर्म हमारा 4 हो सकता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली में लिख दिया 1 2 4 हमारा जीपी में है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ 5, मतलब जो टर्म होंगे उसका क्या प्रोडक्ट होगा? तो पहला टर्म तो 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है। ठीक है, तो इसी हिसाब से कॉमन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो चौथा टर्म कितना होगा? 8 होगा, उसके बाद क्या होगा? 16 होगा, है ना। कॉमन रेशियो सब में 2 आ रहा है, देख लीजिए। तो प्रोडक्ट निकालने बोला है ना, गुना करने बोला है। ठीक है, तो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 क्या होगा? 1 2 2 4 जा 8 8 8 जा 64 64 16 1024। ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 का डी। हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन 6 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीरीज, है ना। कहता है हमारे पास सीरीज है क्या? 2 है, 8 है, 32 है, ऐसे दिया हुआ है। इसका सम निकालना है 5 टर्म तक का। तो देखिए भाई क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कॉमन रेशियो है, मतलब जीपी का क्वेश्चन है ये, है ना। क्योंकि 8/2 कीजिए क्या है? 32/8 कीजिए, 4 ही आएगा आपका। ठीक है, कॉमन रेशियो ही हमारा 4 है ना। तो सम निकालने का रहा है कहां तक? 5 टर्म तक। ठीक है, तो ये देखिए r ग्रेटर देन 1 है ना, तो r जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर का पावर n-1 इन बाय r-1। ठीक है, तो यहाँ पे a पहला टर्म क्या है? 2 है, r कितना है? 4 है, 4 का पावर 5 हो जाएगा, चूंकि 5 टर्म तक निकालना है, s 5 निकालना है ना, -1 बाय r के जगह कितना लिखेंगे? r के जगह 4 -1 तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 इंटू, देखिए हम डायरेक्टली ना कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दे रहे हैं। 4 का पावर 5 कितना होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1024 1024 -1 बाय 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1023 बाय 3। ठीक है, तो देखिए तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 2 गुना अगर डिवाइड करें 1023 डिवाइडेड बाय 3 तो 341 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 8 और 6
682 है आंसर कहीं पे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है, तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी दिया हुआ है। कहीं मिस्टेक तो नहीं है? चेक कर लीजिए आप एक बार भी, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 4 का पावर 5 है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 8 जा 64 इंटू 16 है ना, 64 64 इंटू 16, बिल्कुल ये तो सही है। -1, हाँ आंसर इसका ए ही होगा। ठीक है, 682 होगा आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है व्हाट डज द हार्मोनिक मीन बिटवीन 8/3 और 4? कहता है 8/3 एंड 4 के बीच में हार्मोनिक मीन क्या होगा? तो देखिए हार्मोनिक मीन जब निकालते हैं, मान लीजिए दो टर्म यहाँ पे है ना, ए और बी, तो हार्मोनिक मीन हमारा क्या होता है? ये होता है दो टर्म है तो 2/1/a प्लस 1/b, या फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 इंटू ए बी बाई ए प्लस बी भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आंसर पुट करें तो 2 इंटू 8/3 इंटू 4/8/3 प्लस 4 है ना, सॉल्व किया जाए क्या होगा? यहाँ पे इतना ही है ना, बिल्कुल, तो 64/3 डिवाइड में 12 8 20/3 क्या होगा? 3 3 कैंसर, 64/3 हो, 64/20, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 32/10 या फिर 16/5, जो कि यहाँ पे कहीं आंसर है नहीं। ठीक है वैसे इसका आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन बी है। ठीक है, वो बी किस हिसाब से लाया ना, मिसप्रिंट हो सकता है, 8/3 लिख दिया है, वो 3/8 होना चाहिए। अगर 3/8 आप पुट करोगे ए के जगह पे है ना, तो अब देखोगे आंसर आ जाएगा आपका जो मॉडल सेट में दिया है वो है ना। बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर यही होगा हमारा, तो मैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होगा आंसर मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन में ये भले ही दिया हुआ है लेकिन ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये क्या कह रहा है कि भाई 15PR इक्वल्स दिया हुआ है क्या? 2730, कितना है? 15PR क्या दिया हुआ है? 2730। ठीक है, कहता है कि R का वैल्यू क्या होगा? एक बड़ा शॉर्ट ट्रिक होता है कि इसको ना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, किस फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, और इस प्रकार से कि शुरुआत 15 से ही हो। क्लियर, जैसे हम इसको अगर सिंपली अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करें 27, इसको एलसीएम जैसे निकालते गुणनखंड बोलते हैं हम लोग है ना, किससे होगा? 2 से होगा, बिल्कुल 1 3 क्या हो जाएगा? 2 7 3 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उल्टा निकाल दिया, मैं गलत निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, 1 यहाँ पे होगा 3, अब 6 है ना, यहाँ 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या 3 से निकल जाएगा? 6 5 11 3, 11 3 आपका हो गया 14 15, हाँ 3 से हो जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 6 5 15, 1 5 15 5, इतना आ गया। ठीक है, अब जब इतना आया हमारे पास तो ये 3 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो जब 5 से जाएगा तो क्या होगा? 8 5 9 5 45 9। ठीक है, 1 91। ठीक है, ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 इंटू 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फैक्टर आ गया, क्या आ गया? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जाए या असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्या होगा देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो
5 इंटू 3 तो 15 हो जाएगा। 15 के बाद कितना 14 होता है, तो देखिए 2 इंटू 7 कर सकते हैं ना, 14 इंटू लास्ट में क्या है 13, ठीक है। तो 27 30 को हम लोग लिख सकते हैं 15 गुने 14 गुने 3। इसके अलावा इस फॉर्मेट में तो कहीं नहीं आएगा कि इसी रूप में अरेंज्ड वे में जाए, ऐसा कोई दूसरा तरीका तो नहीं है। तो कितने टर्म है यहाँ पे 1 2 3, 3 टर्म है, 3 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 8 का कौन सा आंसर है, 8 का हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्राइजेज कैन बी गिवन टू 3 पर्सन, ठीक है। देखिए ये प्राइज एंड पर्सन वाला बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा नहीं, जितना व्यक्ति है उसको लिखिए, नंबर में जितना प्राइज है वो लिख दीजिए, 3 का पावर 6, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का सकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 पर्सन कैन सिट अराउंड द सर्कल टेबल। मतलब एक सर्कल टेबल है, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 मान लीजिए, ठीक है। कितने तरीके से ये लोग बैठ सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला अगर सर्कल में हो ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछा ना कितने तरीके से बैठ सकते हैं सर्कुलर टेबल में, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल, मतलब 5 - 1 का फैक्टोरियल कितना होगा 4 का फैक्टोरियल, दैट इज 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूना 24, कितना आंसर डी, 10 का डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, कहता है अगर x3 8 3 डिटर्मिनेंट का फॉर्म है इक्वल 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। कैसे निकालते, डिटर्मिनेंट x × 3 कर देंगे, 3x - 8 3 जा 24 बराबर 0, तो 3x बराबर 24 आएगा, तो x बराबर 8 आएगा, 24/3, 8 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, कहता है x 2 18 और x ये किसके बराबर है, ये बराबर है 6 2 18 6, तो x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इक्वालिटी जब हो ना तो सीधा सीधी इसके सामने जो है वही ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर x सिर्फ एक जगह लिखा हुआ रहता तो डायरेक्टली हम लोग लिख देते, ठीक है, क्लियर है। तो क्या होगा, देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, x × x x² - 18 × 2 36 इक्वल्स क्या होगा 36 - 36, ठीक है। तो क्या हो गया x² - 36 = 0, तो x² इक्वल्स क्या हो जाएगा 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा +-6, तो आंसर हमारा क्या होगा +-6, ऑप्शन नंबर बी, 12 का बी, ठीक है, 12 का बी। अच्छा इसका भी क्वेश्चन किताब में उल्टा पुल्टा ही दे दिया है, कोई बात नहीं, जो इसका बुकलेट मतलब दिया है आंसर की उसमें गलत है ये भी आंसर आपका, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है इन अ रो मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रो। देखिए रो मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रो एक होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 1 3 4 है ना, इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक रो कॉलम कई हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या होता है 1/n, मतलब नंबर ऑफ रो 1 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम n, कुछ भी हो सकता है। उसी प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स अगर पूछता तो कॉलम में क्या होता है नंबर ऑफ रो m हो सकता था, कॉलम 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आंसर हमारा क्या होगा 1 का, फिर 13 का ए, ठीक है। 14 नंबर पूछा है, कहता है a इक्वल्स क्या है 4 2 1 3, तो a का स्क्वायर निकालिए, ये a है तो a का स्क्वायर निकालिए, तो a² बराबर क्या होता है, 2 बार a को गुना कर देंगे, सीधा सीधी बात है, 4 1 2 3, है ना। मजा आ रहा होगा आप लोगों को, अगर मजा आ रहा है समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ये बहुत बेनिफिट देने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। गुना तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, कैसे मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो 4 × पहला कॉलम में इसका इधर है ना 4 2 है ना, तो पहला रो में 4 1 है, इसको गुना करेंगे पहला कॉलम के साथ, तो 4 × 4 प्लस 1 × 2 है ना, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम के साथ 4 × 1 प्लस 1 × 3 इधर, फिर 2 × 4 प्लस 3 × 2 है ना,
फिर 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर है? क्या आ जाएगा? सॉल्व अगर करेंगे इसको तो 4 4 जा 16 और 2 18 होगा, ठीक है ना। फिर 4 और 3 7 होगा, फिर 8 और 6 14 होगा, फिर 2 और 9 11 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक वज दिया हुआ है 2 3 4 5, बी दिया हुआ है क्या -1 -3 -4 -5। ए माइनस बी निकालना है हमें, क्या निकालना है? ये ए है ये बी है, दोनों के बीच माइनस निकालना है, मतलब बीच में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा 2 माइनस -1, फिर उसी तरह से 3 माइनस -3, 4 माइनस -4, 5 माइनस -5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो जाएगा 4 5, ठीक, हाँ ठीक है। चलिए क्या होगा 2 प्लस 2 माइनस -1 है तो प्लस हो जाएगा 2 1 3, इधर 6, इधर 8, इधर 10, 3 6 8 10, ऑप्शन नंबर बी। 15 का भी ऑप्शन हो गया बी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है। ये x 1 से लेकर 20 तक, a दिया हुआ है 1 से 5, तो a का मतलब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट a, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच इज नॉट इन a, मतलब यूनिवर्सल सेट में वो जो एलिमेंट a में नहीं है वो होगा आंसर। तो यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट a में नहीं है? 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन बाकी 20 तक है ना। तो क्या होगा 6 7 8 9 करते कहां तक? 20 तक, ठीक है। कोई दिक्कत? तो 6 से 20 तक जो है वो हमारा क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट है, क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। याद रखिएगा जब भी डिफरेंस निकालना हो तो इसका मतलब होता है इसका वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, मतलब एक्स का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, नल सेट इज द, तो सीधा पूछ दिया डेफिनेशन से, सबसेट। नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। नल सेट को हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं या ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इस हर एक सेट का सबसेट होता है ये, क्लियर। फिर है x के सापेक्ष इसका अवकलन निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, किसका? इसका। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे ना तो क्या होगा 3x का पावर 4 है ना, तो अगर ये y बराबर हमारा इतना मान लीजिए तो dy बाई dx क्या होता है? जो कांस्टेंट उसे बाहर रखेंगे, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे, x का पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। 3 बाहर, x का पावर 4 है तो 4 बाहर आ गया, फिर x लिखेगा, 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, कितना हुआ 12x का पावर 3। आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18 का क्या होगा? सी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है देखो, एक चीज याद रखिएगा, अगर लॉग मतलब ऐसा कोई फीचर हो दिया हुआ, ठीक है, मैं बस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, डायरेक्टली रट मत लीजिएगा। कहता है अगर a log बेस में a दिया हुआ हो, इसका मतलब होता है वैल्यू 1, मतलब या फिर अगर x लिखा हुआ है, 1 मत लिखिए उसको, अगर ऐसा लिखा हुआ देखिए डायरेक्टली a log बेस में a x, तो इसका मतलब हो जाएगा x, ठीक है। अगर दिया हुआ है मान लीजिए इसी तरह 5 log बेस में 5 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x। यहां क्या दिया हुआ है 2 log बेस में 2 इंटू एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, x को जब डिफरेंशिएट करते हैं ना x के रिस्पेक्ट में, तो वो हमेशा 1 आता है। डिफरेंशिएशन 1 शॉट अपलोड किया हुआ वीडियो देखिए उसको जाकर के, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, 19 का बी, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या है, इंटीग्रेशन है। कहता है इंटीग्रेट कीजिए, किसको इंटीग्रेट करना है भाई? 2x प्लस 3 को किसके का पावर 5 है x के रिस्पेक्ट में,
तो सब्स्टिट्यूट रूल लगा देंगे यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग। कैसे लगाएंगे हम लोग? 2x + 3 को कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, मान लेते हैं t मान लिया मैंने। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा? 2 = dt/dx, क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहां से क्या निकला? dx = dt/2, है ना? ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा? 2x + 3 को क्या माने? t माने है, t का पावर 5 लेंगे, dx के जगह लिख दो dt/2। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करना है? t का पावर 5 dt के रिस्पेक्ट में, मतलब t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डायरेक्टली इसका आंसर 1/2 t का पावर 6/6 प्लस कांस्टेंट c। कैसे? n+1 होता है, डिवाइड में भी n+1, है ना? क्या हो गया? 1/12 t का पावर 6 प्लस c। t जिसको माने लिख दीजिए 1/12। t किसको माने थे? t माने हैं 2x + 3 का पावर 6 प्लस कांस्टेंट c। कांस्टेंट लिखते हैं डिफरेंस, सिंपल इंटीग्रेट करते तो कहीं आंसर है? इसको 1/12 लिखो या फिर 2x + 3 का पावर 6/12 प्लस c। कहीं है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर c, ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है डेली वेज ऑफ 12 फैमिली दिया हुआ है 280, 180, 96, 98, 104, 75, 80, 94। अच्छा, सिंपली जो डेटा दिया हुआ है, ठीक है, इसका निकालना क्या है? मीन निकालना है। क्या निकालना है? आपको सिंपल मीन निकालना है। तो सिंपल मीन निकालने तो आपको आता ही होगा भाई, है ना? क्या कीजिए, सबको जोड़ देते हैं हम लोग, सबको ऐड कर दीजिए। 280, 180, 96, 98, 104, 75, 80। मैं काम करता हूँ, इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ 80, फिर है 94, 100, 75, 600, 200। सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? मैं कैलकुलेटर से जोड़ दे रहा हूँ, आप लोग अपना जोड़ते रहिएगा, ठीक है। 600 + 75 प्लस कितना? 100, 100 प्लस 94 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 104 प्लस 98 प्लस 96 प्लस 180 प्लस 280, मतलब आ गया 1982। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का सिग्मा x/n, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है ये। यहाँ सिग्मा x का मतलब x, मतलब जो वैल्यू दिया उसका टोटल कितना आया है? 1982। कितने फैमिली है? 12। तो डिवाइड कर देते हैं 12 से, कितना आता है? 165, 165.16 या 17। तो ऑप्शन नंबर ए 21 का कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 22 की बात करें, कहता द AM इज बेस्ट मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। क्यों? इसमें आंसर दिया हुआ इजी टू कैलकुलेट, बल्कि आंसर इसका ऑल होगा, याद रखिएगा, ये करेक्ट आंसर यही है। कैसे? ये बहुत ही स्टेबल मेजर होता है। कैसे? आप किसी भी मेथड से निकालो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आंसर वही आएगा। मोड में अलग अलग मेथड में कभी कभी आंसर वेरी कर जाता है, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या क्या आता है? AM, ठीक है, इसके अलावा फिर आपका आ जाएगा क्या बोलते हैं, मोड, मीडियन, ठीक है, GM, HM। सबसे उसमें जो स्थिर, बहुत ही स्टेबल माना जाता है। कैलकुलेट करना भी इजी है, GM कैलकुलेट करो तो भाई उसमें लॉग टेबल वगैरह लग जाता है ना। तो ये काफी अच्छा मेथड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, हर एक ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। देखिए अभी हम निकाले थे ना मीन जी, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को लिए है ना, और सबको जोड़े तब ना निकाले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, आंसर डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 8, ठीक है। जो मीन बराबर क्या होता है? मैंने कहा सिग्मा x/n होता है, ठीक है। 8 दिया हुआ है मीन, सिग्मा x पता नहीं, नंबर कितने कितने लोग हैं? 6। तो सिग्मा x बराबर कितना हो गया? 48, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज 7th नंबर सो दैट द एवरेज बिकम 10। कहता है एवरेज 10 हो जाए
मतलब अब जो हमारा एवरेज, हमारा नया एवरेज है वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। कब, जब नंबर 7 हो जाए, ठीक है। तो क्या नंबर उसमें ऐड, 7वां नंबर है क्या, तो भाई सीधी सी बात है। अब देखिए यहां पर अगर इसके आधार पे देखें तो 10 बराबर नया वाला सिग्मा एक्स हमारा जो है, मान लीजिए ये पता नहीं है, नंबर 10 है, तो 70 बराबर नया सिग्मा x1 हो गया, ठीक है। पहले टर्म कितना 48, अभी 70, तो 70 माइनस 48 कर दीजिए, 22 आएगा, ये 22 हो गया। 7th टर्म अगर 22 होगा तब हमारा क्या होगा, नया मीन जो है 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ 24 का कहता है मीडियन निकालने, माध्यिका। तो सबसे पहले ना मीडियन निकालने का तर्क होता है कि जो डेटा है वो उसको अरेंज कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग में अरेंज कर दे रहे हैं, 40 सबसे छोटा, फिर 50, फिर 60, फिर 80, फिर 90, फिर 100, फिर 170। कोई छूटा नहीं ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2th टर्म, ये इंडिविजुअल डिस्क्रीट में यूज करते हैं। तो 7 टर्म है तो 7 + 1/2, ठीक है, मतलब 8/2, मतलब 4th टर्म हुआ ना। तो 4th टर्म इसमें देखो कौन सा 80 है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 का ए, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज, मतलब अगर डेविएशन की बात करें, है ना, तो क्या होगा मीडियन से। देखो डेविएशन का मतलब क्या होता है ना, मान लीजिए हमारे पास एक्स एक टर्म दिया हुआ है, क्या है 3 5 10 15 20 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन निकालो, तो पहले मीडियन भी मैंने बताया था ना, मीडियन बराबर क्या होता है n+1/2। n कितना है, 5 टर्म है, तो 5 + 1/2, तो 6/2 मतलब थर्ड आएगा। थर्ड टर्म कितना यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सम निकालना है डेविएशन, पहले निकालना सम ऑफ द डेविएशन। तो डेविएशन मान लेते हैं हम लोग। डेविएशन कैसे निकलता है, एक्स माइनस मीडियन कर देंगे। जिससे डेविएशन निकालना, मीडियन से निकालना तो एक्स माइनस मीडियन कर देंगे, मीन से निकालना हो तो एक्स माइनस मीन कर देंगे, ठीक है। ये डेविएशन हो गया हमारा, क्लियर। क्या होगा, 3 में 10 चला गया, कितना बचेगा 3 - 10, 3 - 10 तो -7, 5 - 10 -5, 10 - 10 0, 15 - 10 कितना हुआ 5, 20 - 10 कितना हो गया 10, कितना आएगा 12 में 15 चला है, कितना बचेगा 3, ठीक है, 3 आया ना। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि याद रखिएगा, जब हम लोग मतलब डेविएशन निकालते हैं ना, जब भी डेविएशन निकालने की बात हो, ठीक है, तो x माइनस एक्स बार अगर करें और इसको जोड़ दें तो ये 0 होता है, मतलब एक्चुअल मीन से जब निकालते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन जब मीडियन से निकाल रहे हैं तो 0 नहीं आया, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू आया, मतलब लगभग कट ही गया था हमारा, ठीक है। 3 में 10 चला गया तो -7 बचा था, ठीक है। 5 में 5 चला गया तो 5 में 10 चला -5 बचा तो -12 हुआ था। फिर 15 में 10 चला गया 5 बचा, 20 में 10 गया 10 बचा तो हो गया 15, तो बहुत ही कम वैल्यू बचा, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कम से कम होता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 25 का, ठीक है। चलिए फिर से मीडियन निकालने बोल रहा है ना, मीडियम ऑफ 108 कह रहा है। इसको भी पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा टर्म हमको दिख रहा है -2, फिर है क्या 0, उसके बाद फिर है 6, इसके बाद है 11, इसके बाद है 15, इसके बाद है 92, इसके बाद है 108, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 कितना हुआ 8, 8/2th टर्म, मतलब कितना होगा 4th टर्म। 4th टर्म क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग अरेंज सही किए है ना, कोई टर्म छोड़े नहीं ना। 43 मैंने छोड़ दिया, सॉरी चलिए देखिए इधर एक टर्म मैंने 43 छोड़ दिया यहाँ पे, है ना, इसलिए गलत आ रहा था आंसर। 15 के बाद हमारा 43 है, फिर 92 है, फिर 108 है,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हुआ, तो 8 + 1 बाय 2th टर्म, 8 1 9 होता है ना, 9 बाय 2 कितना हुआ 4.5th टर्म। इसका मतलब हो गया ना कि 4th टर्म निकालिए प्लस 5th टर्म निकालिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। अगर हमारा मीडियन टर्म पॉइंट में आ गया ये वाला, तो देखना है 4.5 है किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में, तो 4th टर्म और 5th टर्म लिखिए। अगर 3.5 आता क्या लिखते, 3rd टर्म प्लस 4th टर्म। अगर 2.5 आता क्या लिखते, 2nd टर्म प्लस 3rd टर्म बाय 2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 11 है, 11 + 15/2 मतलब हो गया हमारा 26/2 13। अच्छा, इसका आंसर क्या दिया हुआ है, 26 का आंसर है बी 8.5। हाँ 8.5 8.5 15 11 26/2 13, आंसर 13 ही होना चाहिए। यहाँ पे बाकी हमको तो नहीं दिख रहा वैसा, कोई मिस्टेक तो अभी है भी नहीं, है ना। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि नहीं जो इसमें आंसर बुक में दिया वो सही है तो फिर बताइए हमको, नहीं तो मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। 9/2 आया था ना, टर्म दिखना हम लोग फिर से देख लेते, टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म तो है ना। वो 8 टर्म मैंने लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, 8/2 हुआ, ठीक है। तो 8 + 1/2 मतलब 4.5, क्लियर है। तो चलिए ठीक है, आंसर 13 ही होगा, है ना। चेक कर लीजिएगा आप लोग वैसे अपने से भी, ठीक है। चलिए 27, कौन सी गणितीय माध्य नहीं है, मतलब मैथमेटिकल मीन नहीं है। देखिए होता क्या है ना, ज्योमेट्रिक मीन मैथमेटिकल है, ये भी मैथमेटिकल ये भी मैथमेटिकल, मोड मैथमेटिकल नहीं है, तो आंसर यही होगा। क्योंकि जो मोड निकलता है वो ऑब्जर्वेशन मेथड से निकलता है, ग्रुपिंग मेथड से, वो कोई मैथमेटिकल मेथड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता क्या है, देखिए 40 महिला मजदूरों का एक समूह का औसत वेतन इतना है, मतलब हमारे पास 40 वीमेन है जिनका एवरेज मतलब वेज है, मतलब मीन है कितना 5200, ठीक है। मतलब और फिर 60 पुरुष हैं, मतलब सिंपली वीमेन को n1 मानिए, मेन को n2 मानिए, पहला का एवरेज x1 बार मानिए, दूसरा का एवरेज x2 बार मानिए, कितना दिया हुआ है 6800। तो कंबाइंड मिक्स्ड सैलरी क्या होगा, मतलब कंबाइंड मीन क्या होगा, कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 × x1 का बार प्लस n2 × x2 का बार बाय n1 + n2, ठीक है। क्या होगा 40 × 5200 प्लस 60 × 6800, बाय में कितना होगा 40 + 60, 40 + 60, ठीक है। कितना होगा, अगर ऐसे केस में हम लोग निकालते हैं मीन, तो हमारा आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दे रहा हूं, है ना। 5200 × 4 क्या होगा 20800 प्लस फिर है 6800 × 60 40800 बाय 100, ठीक है। क्या आएगा, कैलकुलेशन सही है ना। देखिए 6800 × 60 था, 60 लोग है ना, 60 मेन है ना, हाँ। तो उसके हिसाब से 5200 × 40, अच्छा 2 लाख, यहाँ पे जीरो एक और होगा, ठीक है 208 इतना है ना। तो क्या होगा, सम करेंगे 0 0 0 8 8 16 का 1 लेफ्ट 16 का 6 लेफ्ट 1 11016 बाय 100, ठीक है। ये 2 0 2 कैंसिल, कितना आएगा 6160। ऑप्शन नंबर ए 28 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देखिए, है ना, आप ही लोग का हेल्प के लिए है ये। कहता है गुणोत्तर माध्य निकालें, मतलब ज्योमेट्रिक मीन निकालना किसका 1 5 25, तो 3 टर्म है 1 × 5 × 25, ठीक है। क्या क्यूब रूट होगा, 3 टर्म है तो क्यूब रूट होगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था अभी ना, जितना टर्म उतना का क्यूब रूट।
तो कितना होगा 125, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पचे 25 पचे 125 होता है क्यूब रूट। क्लियर। तो तोड़ेंगे क्या होगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कैंसल, बचा कितना 5। क्या 5 है आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। 30 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। देखो जीएम स्क्वायर बराबर एम इंटू एच एम होता है, ये रिलेशन इन दोनों के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इस प्रकार से जीएम इक्वल्स होगा ना एम इंटू एच एम, ठीक है। ये हो गया इसका रूट, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 31 से। देखिए ये जो है ना वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि कितना का है 2 मार्क्स का ये सब क्वेश्चंस रहेगा, 6 क्वेश्चंस इसमें है ना। तो सबसे पहला जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें कहता है फाइंड द 10th टर्म, 10वां पद निकालिए जब हमारे पास ये दिया हुआ है सीरीज। तब देख के पता चल रहा है कि ये एपी में दिया हुआ है, यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, मतलब एपी में दिया हुआ है। तो एपी में अगर हमें 10th टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a + 9d। आपको अच्छे से पता होगा n-1 इंटू डी होता है, तो n यहाँ 10 टर्म है तो 10 में 1 चला गया, 9 बचा, तो डायरेक्टली हम लोग T10 लिख सकते हैं a + 9d। a का मतलब पहला टर्म क्या है यहाँ पे 3 है, प्लस 9 इंटू कॉमन टर्म कितना सबके बीच देखे तो 5 का डिफरेंस है, तो 5 हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, कितना हो गया 3 + 45 दैट इज हो गया हमारा 48। क्लियर। ये हमारा हो गया 31 का आंसर, कितना 48, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है NP4 दिया हुआ है 360, तो n का वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, n का वैल्यू निकालिए। तो पहले क्या करिए ना, जो 360 है उसका एलसीएम निकालिए, मतलब गुणनखंड कीजिए उसको, ठीक है। क्या होगा देखिए, तो अगर 2 टाइम्स में लिए तो 1, फिर इधर बच गया 16 8 0 180, फिर 2 के फॉर्म में लीजिए तो आएगा कितना 90, फिर लीजिए 2 से तो कितना आ जाएगा 45, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 लेंगे तो 15, फिर 3 लेंगे तो हमारा हो गया 5, ठीक है, आगे तो कुछ होगा नहीं। क्लियर है, मतलब हमारे पास क्या क्या आया है 2 2 2 3 3 5, है ना। यहाँ पे देखिए r के जगह पे कितना 4 है ना, मतलब ये 360 जो हमारा है इसको 4 टर्म में बांटेंगे। कितने टर्म में बांटेंगे, 4 टर्म में बांटना है हमको, ठीक है। तो 4 टर्म क्या क्या होगा भाई, देखिए हम लोग ऐसे इसको बनाएंगे n का फैक्टोरियल बाय n-4 का फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर कितना 360 है ना। तो बस अभी इसको याद रखिए, मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगा, तो n का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल यहां तक लाकर छोड़ सकते हैं। नीचे हमारा क्या है n-4 का फैक्टोरियल है, क्लियर, बराबर कितना हो गया 360, ठीक है। तो ये और ये कैंसल, बचा कितना हमारे पास, बचा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बराबर 360। देखिए ये 4 टर्म में है ना, n-1 n-2 n-3 4 टर्म में है। तो अब हमको करना क्या है, ये जो हमारा 360 है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में, गुना के फॉर्म में लिखेंगे 4 टर्म में, ठीक है। किससे, ये जो हमारा आया है इसी से, ठीक है। क्या इसको लिख सकते हैं, देखिए तो n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इक्वल्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। कैसे लाए ये भाई, हम ये इसको लाए यहां से हैं, ठीक है। देखिए 3 2 जा दोनों गुना कर दिए 6 आ गया, उसका 6 से कम क्या 5 ले लिए, फिर 2 2 जा 4 हो गया, 4 ले लिए, 3 बचा था 3 ले लिए, ठीक है। ये जो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। कैसे, देखिए ये डिसेंडिंग जा रहा है ना, एक घटते जा रहा है एक घटते जा रहा है,
तो इधर भी एक घटते हुए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए किसी से ले लीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा 6, पहला टर्म को यहाँ पहला टर्म से, ठीक है। अब दूसरा से भी लीजिए तो n-1 बराबर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n बराबर 6 ही होगा ना, क्योंकि 1 उधर जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर n इक्वल टू 6 आया, है ना। अगर डाउट हो कमेंट जरूर कीजिए, समझ में ना आए तो जरूर बताइए, है ना, कमेंट करके। क्लियर? और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, काफी बेनिफिट देने वाला है ये पूरा सेक्शन आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कहता है डिटर्मिनेंट x5 xx बराबर 24 है। क्या दिया हुआ है? x5 x कितना है 24 है, तो x का वैल्यू निकालिए, है ना। क्या होगा भाई, इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स 24, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इक्वल 0। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, कैसे होगा फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर है ना, -5 को इस प्रकार से ब्रेक कीजिए, इसको लिख सकते हैं, देखिए तो -8x प्लस 3x माइनस 24 इक्वल 0। क्योंकि देखिए फैक्टराइजेशन करने का तरीका है कि इसको इस प्रकार से ब्रेक कीजिए कि 24 इंटू एक्स स्क्वायर गुना करें कितना -24x स्क्वायर है ना। तो ये -5x को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। तो देखिए तो -8x प्लस 3x कितना हुआ, -24x हुआ ना, गुना करेंगे -8x इंटू 3x, तो गुना करेंगे तो इतना ही आएगा ना हमारा, ठीक है। आपको, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि फैक्टराइज कैसे होता है ना। तो चलिए, चूंकि अब एग्जाम के समय मॉडल सेट बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है फैक्टराइजेशन सिखाने का समय नहीं है अब, है ना। तो क्या होगा, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 8 आ गया, फिर प्लस 3 इधर कॉमन निकालिए तो x माइनस 8 आ गया इक्वल 0। क्या आएगा आंसर हमारे पास, 8 प्लस 3 और x माइनस 8 इक्वल 0। x का दो वैल्यू आ गया बराबर, या तो -3 होगा एंड -8 होगा, दो वैल्यू है तो x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, या तो -3 या तो 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बना दिए, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते, देखिए जैसे जैसे बनाते जा रहे हैं आप लोग भी कॉपी में बनाते चले जाइए, है ना। कोई दिक्कत होगा तो ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं, ठीक है। चलिए अब है 34 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है अंक गणितीय माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो भाई साइज को हम लोग x मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को f लिख दिए, क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए, यार कितना 1 9 26 59 72 52 29 7 और 1। देखिए मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है क्या, सिग्मा fx बाय n, जहां n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है सिग्मा f, मतलब फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए तो हमारा n यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो सबसे पहला काम हम लोग को fx निकालना है, क्या 0 इंटू 1 0, 9 इंटू 1 9, 26 इंटू 2 हो गया 52, फिर 59 इंटू 4, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके, है ना, बना दे रहा हूं, आप लोग अपना खुद से बनाइएगा। 177, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गुना करते रहे तो काफी ज्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप लोग बोर भी हो जाइएगा। तो मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 72 इंटू 4, ठीक है 288, 52 इंटू 5 कितना 260, फिर क्या हुआ 29 इंटू 6 174, 7 7 49 और इधर हो गया 8, ठीक है। तो देखिए पूरा फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड कीजिएगा कितना होगा 1 प्लस 9 प्लस 26 प्लस 59 प्लस 72 प्लस 52 प्लस 29 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। देखिए 1 1 9 26 59 72 52 29 7 और 1, है ना, सबको जोड़ेंगे तो n बराबर हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 256 आ रहा है, ठीक है।
और ये जो एफ एक्स निकाला सबको सम करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा 9 प्लस 52 प्लस 177 प्लस 288 प्लस 260 प्लस 174 प्लस 49 प्लस 8 है ना, ये आ रहा है 1017 बाय 256, ठीक है। तो 1017 को डिवाइड करेंगे 256 से तो हमारा आंसर आ रहा है 3.972 या फिर आप लोग 3.97 ही लिख दीजिए, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। तो ये 34 नंबर क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आप लोग मेथड तो जानते होंगे मीन का, नहीं जानते तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे मीन मीडियन मोड को डिटेल में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। चलिए 35 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और अ क्वीन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। कहता है एक ताश जो है मतलब 52 कार्ड्स वाला ताश है, उसको फेंका गया, ठीक है। तो उससे मतलब उसमें से गड्डी से कोई हम लोग कार्ड निकाले, ठीक है। तो वो गड्डी जो है क्या एक बादशाह है जो कार्ड निकाले या एक रानी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, या वर्ड आया हुआ है मतलब और वर्ड है किंग और क्वीन, तो इसका मतलब ये एडिशन थ्योरम का है, ठीक है। मान लीजिए ए बराबर क्या है, ए बराबर है किंग, ठीक है, क्या है किंग कार्ड है ना, मतलब बादशाह। तो नंबर ऑफ ए कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ किंग होता है 4, ठीक है। पूरा जो 52 कार्ड्स का जो पूरा सेट होता है, पैक होता है, उसमें 4 किंग होता है ना। क्वीन बी मान लेते हैं क्वीन है, कौन है क्वीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी भी कितना होता है, नंबर ऑफ बी भी होता है 4। क्लियर? तो ऑब्वियसली टोटल कार्ड कितने हैं, 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं टोटल, है ना। तो किंग आने का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, वो क्या आएगा, नंबर ऑफ किंग कितने 4 है बाय टोटल कार्ड कितना 52 है। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन का निकालें तो नंबर ऑफ क्वीन कितने 4, टोटल कार्ड कितने 52, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे देखिए किंग और क्वीन में कोई कॉमन टर्म तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं एगो किंग निकाले तो क्वीन घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। तो सीधा सीधी यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। कॉमन होता तो माइनस कर देते कॉमन टर्म, या कॉमन कुछ नहीं है तो कॉमन नहीं लिखे, ठीक है। आप लोग एडिशन थ्योरम पढ़े होंगे, हमको उम्मीद है आप लोगों पे, ठीक है। तो 4/52 4/52 क्या होगा 1/13 प्लस 1/13 मतलब 2/13 होगा आंसर। क्लियर है? काटते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, इसको खैर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, है ना। एक थ्योरी दे दिया है, क्या समझते टाइम सीरीज से, ठीक है। तो टाइम सीरीज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सेल्स प्रोडक्शन क्या रहा, जैसे 2000 में आप कितना प्रोडक्शन किए, 2001 में क्या प्रोडक्शन किए, 2002 में क्या प्रोडक्शन किए, 2003 में क्या प्रोडक्शन किए। तो मान लीजिए प्रोडक्शन लिया हुआ है 1, 5, 6, 9 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है अलग अलग समय में आपने क्या प्रोडक्शन किया, इसका जो वैल्यू है उससे ट्रेंड वैल्यू पता चलता है। इसके आधार पर फ्यूचर को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला साल में क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए यहां पे जो टेंडेंसी चला आ रहा है 2000 से 2003 तक, ये ट्रेंड के आधार पर, है ना, हम लोग 2005 में लगभग क्या हो सकता है ये बता सकते हैं, ठीक है। इसी ही टाइम सीरीज कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग खुद से बुक में पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है, थ्योरी डिस्कस अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, 5 और 20 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 5 and 20। देखिए दो टर्म हमारे पास है, अगर मान ले दो टर्म ए और बी हो, है ना, तो जीएम बराबर क्या होता है, जीएम बराबर होता है रूट अंडर ए बी, ठीक है। दो टर्म हो तो, अगर 3 टर्म हो तो क्यूब रूट ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, 3 टर्म रहेगा। तो यहाँ 2 टर्म है तो क्या होगा 5 गुने 20 इसका रूट, ठीक है, कितना रूट अंडर 100, क्या आएगा आपका आंसर 10। कोई दिक्कत नहीं, 10 इज योर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 38 में, कहता है निम्नलिखित श्रेणी का कौन सा पद का मान 27 है, विच टर्म विल बी 27 ऑफ दिस सीक्वेंस। तो पहले देखिए, पहले तो पहचानना है आपको सीक्वेंस से कि वो एपी में है, जीपी में है कि एचपी में है ना। देख के पता चल रहा है सबका डिफरेंस दो दो का है, मतलब एपी है, कॉमन डिफरेंस हो तो एपी होता है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला टर्म यहाँ पे कितना है, 5 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। कौन सा टर्म है जो अननोन है, 20, मतलब एक टर्म है जिसको पता नहीं कौन सा टर्म है, वो 27 है, तो उसको टीएन मान ली 27। हमको नंबर ऑफ एन निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, टीएन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 27 का 27, a कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 2 बराबर 27, तो 5 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 27, ठीक है। क्या होगा 3 प्लस 2n बराबर 27, 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2n बराबर 24, तो n बराबर कितना हो गया 12। मतलब ये सीक्वेंस का 12वां टर्म जो है, 12th टर्म जो है वो क्या है हमारा 27 है, ठीक है। इजी है ना, काफी इजी है। चलिए, अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का, इसमें भी 6 क्वेश्चन है हमारे, है ना। क्या है, पहला 39 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी का 9 पद का जोड़ ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग श्रेणी अप टू 9th टर्म, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, हमको क्या, मैंने क्या बोला पहले, पता कीजिए एपी में कि जीपी में है। एपी का मतलब क्या होगा, डिफरेंस कॉमन होगा, जीपी होगा तो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, तो क्या एपी में, एपी का पता करने के लिए क्या करना होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना, इक्वल होना चाहिए किसके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ये इसी यही कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता है, इससे एपी है या नहीं है पता चल जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, अगर T2 माइनस T1 निकालें क्या होगा, 9/√3 माइनस 2√3। सॉल्व करेंगे इसको तो √3 हो गया 9 माइनस √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। देखिए √3 मल्टीप्लाई जब हो गया √3 में, तो इसका मतलब 3 होता है, तो 3 इंटू 2 हमारे पास है 2, मतलब 9 माइनस 6, तो 3 आएगा 3/√3, 3/√3 का √3 होता है, ठीक है, डिवाइड, है ना। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, देखिए थर्ड टर्म क्या है, 12/√3 माइनस 9/√3, कितना होगा √3, 12 माइनस 9, दैट इज 3/√3, तो √3 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इक्वल है, एपी में है, T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T1 के, तो ये एपी में है ना। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास √3 आया, ठीक है। सम निकालने बोला है हमें यहाँ पे, कितना 9th टर्म तक, कितना टर्म तक, 9वां टर्म तक, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। आपको पता होगा एपी में सम ऑफ 9 टर्म अगर है, ठीक है, देखिए फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, सम ऑफ n टर्म अगर निकालना हो तो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। 9वां टर्म निकालना क्या होगा, 9/2 इंटू 2 इंटू a मतलब पहला टर्म क्या है 2 इंटू √3, ठीक है, प्लस n के जगह 9 माइनस 1, डी कितना है √3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा हमारा, देखिए इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं, इक्वल हो जाएगा 9/2 इंटू 2 इंटू 2 √3 प्लस 8 √3, है ना। देखिए तो ऊपर यहाँ पे 2 कॉमन है ना, 2 निकाल सकते कॉमन, तो 9/2 इंटू 2 कॉमन निकाल दिए, क्या बचा 2 √3 प्लस 4 √3, क्योंकि 8 है, 2 कॉमन निकल 4 बचेगा, तो ये 2 कैंसल, बचा कितना 9 इंटू इसको जोड़ेंगे कितना 6 √3 होगा, चूंकि 2 और 4 रूट साथ में है तो ये जुड़ जाएगा, 2 + 4 6 हो गया, तो कितना 9 × 54 √3, ये हमारा है क्या आंसर। कोई दिक्कत,
कितना इजी तरीके से निकल गया है ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ NC5 इक्वल है NC7 तो n क्या होगा। ध्यान रखिएगा, अगर NCA इक्वल्स NCB हो, है ना, तो इसका दो ही चीज हो सकता है, क्या, A बराबर B होगा, और अगर A बराबर B नहीं है तो N बराबर A प्लस B होगा। ठीक है हम सॉरी। तो देखिए यहां पर देखिए A के जगह पे 5 है, A के जगह पे B है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है A बराबर B तो नहीं है ना, तो जब A बराबर B नहीं होगा मतलब ये सही होगा, तो N बराबर क्या हो जाएगा A प्लस B, तो कितना 5 प्लस 7 कितना हो गया हमारा 12, N बराबर हो गया 12। दिस इज योर आंसर। कितना इजी था देखें, ये याद रखिएगा जो मैंने यहां पे ये बताया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है x एंड y ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहता है x प्लस y दिया हुआ है, क्या दिया है भाई 7 0 2 5। ठीक है, और x माइनस y दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये 3 0 0 3। तो पता है बड़ा इजी तरीके से इसको आप बना लो। कैसे बना लो, इक्वेशन रहता है ना a प्लस बी a माइनस बी बराबर कुछ लिखा हुआ रहता है ना, कैसे सॉल्व करते हैं बस उसी प्रकार से। देखिए x x प्लस साइन है, y y माइनस, मतलब अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया, तो x x जुड़ गया, कितना हो गया 2x हो गया बराबर। अब इसको भी जोड़ते चले जाओ, 7 प्लस 3 10 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 2 सब में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10/2, अरे ऑब्वियस होता है यहाँ पे 1/2 हो जाएगा ना, 2 इधर जाएगा तो हम डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहे, क्या बचेगा 5 0 1 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू निकल गया 5 0 1 4। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन या तो ए इक्वेशन में, तो x प्लस वाई बराबर कितना था 7 0 2 5। याद रखिएगा मैंने जस्ट एज द इक्वेशन सॉल्व किया है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दो इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, अब x का वैल्यू कितना है 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। तो y बराबर क्या होगा, x उधर चला जाएगा 7 0 2 5, तो उधर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएगा ना 5 0 1 4, जस्ट लाइक इक्वेशन है ना। तो y बराबर क्या आ गया 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। ठीक है, ये हमारा y निकल गया, ये x ये हमारा y। कितना इजी था देखिए, तो था ना इजी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कहता है सेट A दिया हुआ है, सेट B दिया हुआ है, फाइंड करने A यूनियन B। क्या निकालना है पहला नंबर A यूनियन B। A यूनियन B, A यूनियन B का मतलब होता है A और B के जितने टर्म है सारे लिख दो, क्या होगा A में कितने हैं, क्या है 3 5 7 9, तो 6 यहां से अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहले ऐसे लिख देते हैं 7 9, ये A में है, B में क्या है 6 8 10। ठीक है, इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो कैसे 3 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये A यूनियन B हो गया। B नंबर क्या है A इंटरसेक्शन B, दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं है, कोई भी टर्म कॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं है तो या तो 5 लिखिए या फिर आप नल, ये नल सेट हो गया, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो नल सेट, नल सेट को या तो 5 या तो फिर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 42 नंबर क्वेश्चन तक भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या 43 है, y इक्वल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1, इसका निकालना dy बाई डी एक्स, तो डिवाइड रूल लगा देना है। आप लोग डिफरेंशिएशन आता है अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे चैनल में जा सकते हैं, डिफरेंशिएशन इन 1 शॉट वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक बार माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक बार बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, होल डिवाइड कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये डिवाइड रूल है, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा सा इसको हम लोग चलिए छोड़िए, इसी में बना लेते हैं। जो बाहर है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, वो एज इट इज रहेगा। अंदर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा, माइनस एक्स का कितना होगा -1 होगा, फिर माइनस का साइन, चूंकि 1 कांस्टेंट 0 खत्म हो गया वो नहीं लिखेंगे। फिर इधर क्या है, इधर भी वही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का हो जाएगा 1, होल डिवाइडेड बाय क्या हुआ हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस अब सिंप्लीफाई करना, डिफरेंशिएशन हो गया है, सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं बस आपको मेथड बताने आया हूं, कोशिश कर रहा हूं कि जहां तक वो आंसर बता रहे, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई माध्यिका निकालिए, मतलब मीडियन निकालिए, ठीक है। तो मीडियन निकालना है, डेटा दिया हुआ है, क्या डेटा है भाई, चलिए देखते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ, वेजेज है ना, क्या 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, 54, 85, 45, 30। CF निकालिए, पहला काम CF, तो 50 का 50, 50 54 104, 104 प्लस 189, इधर 9 5 14 4 लेफ्ट 1 8 4 12 1 13 3 बाकी में 1 112, इधर 264। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मीडियन निकालने के सबसे पहले मीडियन टर्म निकालते, वो होता है n/2h टर्म, तो n यहाँ पे हमारा है 264, आप f को जोड़िएगा 264 आ जाएगा ये, ठीक है। बाय 2 कितना होगा 132, 132वां टर्म, ठीक है। अब 132 से बड़ा सबसे पहला टर्म कौन सा है, 189 है, तो लिखेंगे इट लाइज इन CF 189, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमारा हो जाएगा 189 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, 50 से 60 है, ये मीडियन क्लास हो गया 50 से 60, है ना। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, इंटरवल कितना का है 10 का है, तो I हो गया 10, F फ्रीक्वेंसी कितना 85, ठीक है। C का मतलब है जिसमें लाई किया था ना 132 से बड़ा सबसे पहला टर्म था 189, उसके पहले टर्म कौन सा 104, वो 104 हो गया। अब आप लोग सॉल्व कर लो थोड़ा इसको, इसका फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू I होता है। L1 कितना है 50 है, प्लस n/2 132 माइनस C 104 बाय फ्रीक्वेंसी कितना 85 गुना I कितना इंटरवल 10 का है। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 132 4 चला कितना बचेगा 28 बटा 85 गुने 10, मतलब 50 प्लस 280 बाय 85 कितना होगा 280 भागा 85, मतलब 50 प्लस 3.29, मतलब 53.29, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है हमारा, कहता है फाइंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, है ना, मोड निकालना है। क्लियर, तो पहले साइज लिख लेंगे, साइज को हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ठीक है ना।
फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 40, 30, 18, 12, 10, 5। देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे डेटा फॉल किया है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इस पर कुछ दिमाग मत लगा दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि इसको CF मान लो, ये फ्रीक्वेंसी ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, मोड का मतलब होता है जिसका वैल्यू, जिसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट किसका यहाँ पे 40 है ना, तो लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 40, है ना। तो मोड क्लास जो हमारा होगा, मोड क्लास, उसके सामने क्या दिया हुआ, मोड क्लास 0 to 10 है, 0 हो गया L1 लोअर लिमिट, ये L2 अपर लिमिट, दोनों का इंटरवल डिफरेंस कितना का है 10 का है, तो I हो गया वो, है ना। जो हाई फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग मानते हैं F1, F1 कितना हो गया 40, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F2, F2 कितना है 30, 40 के बाद 30 है ना। और एक होता है हमारा F0 या जिसको F0 भी बोल सकते हो आप, है ना। 40 के पहले क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे है ना, तो 0 हो गया। देखिए ये हुआ F1, ये हो गया F2, और इसके पहले होता है F0, तो यहाँ F0 तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है मतलब 0 है, सीधी सी बात, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पुट करेंगे, Z mod इक्वल्स L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। L1 कितना है भाई, लोअर लिमिट यहाँ पे 0 है, F1 कितना है 40 माइनस F0 है हमारा 0 बाय 2 इंटू 40 माइनस 0 माइनस 30 इंटू 10, क्लियर है। क्या हो जाएगा, ऊपर बना दे रहा हूं, 40 में 0 चला गया, बचेगा 40 बाय 2 इंटू 40, तो 80 हो गया, 80 में 30 चला गया, बचा कितने का 50 इंटू 10, 0 0 कैंसल, 40 डिवाइड बाय 5 कितना होगा 8, ये हमारा मोड हो गया आंसर। कोई दिक्कत, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा 46, कहता है NC10 बराबर NC12 है। अभी बताया था ना मैंने आपको कि A बराबर B है तो ठीक, अगर A इज नॉट इक्वल टू B है तो हम लोग क्या करते हैं, N बराबर होता है A प्लस B, तो यहाँ पे A कितना, A 10 है, B कितना है 12 है, तो 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, तो N बराबर क्या हो गया 22, ठीक है, ये हो गया N। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब इसमें हमको निकालना क्या है, NC5, क्या निकालना है NC5, ठीक है। तो NC5 क्या होगा, N हमारा 22 है, C5, फॉर्मूला होता है 22 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, 22 माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्या बचेगा 22 का फैक्टोरियल बाय 5 का फैक्टोरियल, 22 में 5 चला कितना बचेगा 17 का फैक्टोरियल, हाँ बिल्कुल 17 का फैक्टोरियल बचेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, मैं इरेज कर देता हूँ ये सब चीजों को, है ना। आपका आ गया, हम लोग देखिए उसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिए तो 22 का फैक्टोरियल का मतलब 22 गुने 21 गुने 20 गुने 19 गुने 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड में 5 का फैक्टोरियल 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इंटू 17 का फैक्टोरियल इधर अलग से है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, 17 का फैक्टोरियल कैंसिल, 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 4 इधर कैंसिल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 से हम लोग 6 तिया 18, 6 2 से 3 बार में क्या बचा हमारे पास 22 गुने 21 गुने 19 गुने 3, ठीक है, क्या होगा 22 इंटू 21 इंटू 19 इंटू 3, तो डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं 26,334, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये था यहां तक शॉर्ट आंसर टाइप का सारा क्वेश्चन, क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लॉन्ग आंसर टाइप में 5 मार्क्स का है, इसमें 4 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, है ना। कहता है
एक व्यक्ति 700 रुपया प्रति माह वेतन में नियुक्त किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका अपॉइंटमेंट होता है कितना, अ सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ। कंडीशंस होता है अपॉइंटमेंट का ये कि उसे प्रति माह जो है दूसरे वर्ष में प्रति माह उसे 740 रुपया मिलेगा, तीसरे वर्ष में 780 रुपया प्रति माह मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले साल प्रति माह कितना मिलेगा, 700 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर में है ना, उसे कितना पैसा मिल रहा है, मतलब 700 रुपया पर माह, तो इंटू 12 हो गया, कितना होगा 8400, राइट। ठीक है, फिर कहता है सेकेंड ईयर जो उसका होगा, वो सेकेंड ईयर उसको मिलेगा कितना, 740 रुपीज पर मंथ, 740 रुपीज पर मंथ। ठीक है, कितना आएगा 880। ठीक है, थर्ड ईयर में कह रहा है, थर्ड ईयर में उसे मिल रहा है 780 रुपीज पर मंथ, तो ऑब्वियस सी बात है इसको 12 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, आप लोग अपना सॉल्व कीजिएगा सही से। ठीक है, 9360। ठीक है, इस प्रकार से मतलब उसको पैसा मिलता जा रहा है ना। कहता है 10 वर्ष के अंत तक उसे कितना वेतन मिलेगा, मतलब टोटल सैलरी ही वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव एट द एंड ऑफ 10 इयर्स, है ना। सबसे पहला ना, ये जो आपका दिया हुआ वैल्यू 8400, 8880, 9360, है ना, इसको ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा ये एक सीक्वेंस में है। क्या सीक्वेंस है भाई, कि देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको दिखेगा, क्या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, कितना आएगा 8880 माइनस 8400, कितना आ गया 480। क्लियर, उसी तरह से आप थर्ड टर्म को भी माइनस करो सेकेंड टर्म से, तो कितना आएगा 9360 माइनस 8880, कितना आएगा 084, 480 आ रहा है। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना 480 का, आपको पता है अगर डिफरेंस कॉमन हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एपी कहलाएगा। ठीक है, तो 10 सालों में कितना पैसा मिलेगा, तो सीधा सीधी क्या करना, सम कर देना अप टू 10 इयर्स। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ एन टर्म का। तो यहाँ 10 सालों का बात कर रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका सम ऑफ एन टर्म्स का, राइट। तो हमें निकालना है सम अप टू 10 इयर्स, राइट। तो क्या होगा 10/2 इंटू 2 इंटू पहला टर्म कितना है 8400 प्लस n कितना 10 साल है, तो 10 कितना 9 हो जाएगा, 9 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 480 का कॉमन डिफरेंस, राइट। चलिए सॉल्व करते चलते हैं, 10/2 हो गया 5 हमारा, 8400 इंटू 2 करेंगे, 8400 इंटू 2 कितना होगा 16800 प्लस 9 इंटू 480, 9 इंटू 480 कितना होगा 4320। क्लियर, क्या हो जाएगा 5 इंटू कितना आएगा 0 2 8 3 11 1 लेफ्ट 1 4 6 10 और 1 11 लेफ्ट 1 1 1 2, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू कितना 2 1 1 2 0 105,600, 1,05,600 इसको मिलेगा 10 साल के एंड में। ठीक है, टोटल सैलरी वो रिसीव करेगा। ठीक है, काफी सिंपल वे में बना, ये आपको अच्छे से पता होगा, एपी जीपी वगैरह पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड द इनवर्स। कहता है मैट्रिक्स दिया हुआ, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि हम लोग सीधा सीधी क्या करेंगे, 1/a का डिटर्मिनांट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है हमारा इनवर्स का। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं कोफैक्टर। पहला काम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। क्या होगा कोफैक्टर, कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको पता होगा अच्छे से।
कि अगर हम लोग पहला टर्म की बात करें जीरो वाले का, है ना, इसका टर्म, तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करते हैं, बचा कितना हमारे पास, बचा 2 3 1 1, है ना। तो सॉल्व करिए, 2 - 3 कितना आएगा, -1 आएगा। फिर A12 निकालेंगे, है ना। तो A12 की बात करें जब हम लोग, तो हम लोग कौन सा टर्म की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसका रो और कॉलम कैंसिल हो गया, लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा A11 पहले प्लस का साइन होगा, फिर माइनस होगा A12 में, ठीक है। क्योंकि 1 और 2 कितना होता है, जोड़ने पे 3, वो एक ऑड नंबर है, क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, 1 3 3 1, सॉल्व करिए, क्या आएगा, -1 - 9, तो कितना बचेगा, 8 आएगा हमारा टोटल। अब A13 की बात करेंगे तो प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। A13 क्या होगा, A13 इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो कॉलम कैंसल, 1 2 3 1, सॉल्व करें, 1 × 1 1 - 2 × 3 6, कितना आएगा, -5 आएगा हमारा। फिर उसी तरह से A21 अब निकालेंगे, तो A21 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो A21 इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो कॉलम कैंसल हो गया, माइनस का साइन देंगे, क्योंकि 2 और 1 3 होता है ऑड नंबर, ऑड जहां आएगा माइनस का साइन पहले देंगे, ठीक है। अगर आपको इनवर्स आप पढ़े हैं कोफैक्टर निकालने, तो आपको पता होगा कि साइन हम लोग इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ऐसे आपको याद नहीं है, ठीक है, तो सीधा सीधे दिमाग लगा सकते हो आप। क्या लगा सकते हो दिमाग भाई, कि ये जो आपका एलिमेंट है ना, जैसे A11 है, ठीक है, 1 1 दोनों को जोड़िए, 2 आया, इवन इवन है तो प्लस का साइन, 1 और 2 कितना 3, ऑड नंबर, माइनस का साइन, 3 1 4, इवन है प्लस, ठीक है। फिर 2 और 1 3 होता है, ऑड है तो माइनस, तो जहां ऑड आएगा माइनस लिखिए, इवन आएगा प्लस लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो A21 की बात कर रहे थे, क्या बचा हमारे पास, 1 2 1 1, सॉल्व करें, कितना आएगा, 1 - 2 मतलब 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 बचेगा, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं A22 प्लस का साइन, 2 2 4 होता है, इवन नंबर। A22 की बात करें तो कौन सा, अब देखिए मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, बार बार ये निकालूंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए उतना, चूंकि आप मॉडल सेट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको उतना पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1 - 6 कितना आएगा, -5। उसी प्रकार से अब हम सबको निकाल दे रहे हैं, बार बार नहीं बता रहे कहाँ पे कैसे हो रहा है। A23 अगर बात करें, माइनस का साइन देंगे, A23 मतलब 3, इसका रो कॉलम कैंसल, 0 1 3 1, क्या होगा, माइनस का साइन, 1 0 0 -3 हो गया आपका 3। उसी तरह से A31 अब निकालेंगे, A31 की बात कर रहे हैं तो 3 इसकी बात कर रहे हैं, रो कॉलम कैंसल हो जाएगा, प्लस का साइन, 1 2 2 3, दैट इज 3 - 4 आ जाएगा आपका -1। फिर हम लोग निकालेंगे क्या, A32 का मतलब क्या होता है, पहले माइनस का साइन, A32 इसकी बात करें, इसका रो कॉलम कैंसल कर देंगे, 0 1 2 3 बराबर -0 - 2 बराबर हो गया 2, ठीक है। उसी प्रकार से अब निकालेंगे A33 क्या होगा, लास्ट 1 का बात कर रहे हैं, 1 का रो कॉलम कैंसल, तो बचा कितना, 0 1 1 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 -1 मतलब -1, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग खुद से भी, ठीक है। अब डायरेक्टली बना दे, लिखते हैं, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए हमारा हो गया यहाँ पे पहला टर्म -1 8 -5, फिर हो गया 1 -5 3 -1 2 -1, ठीक है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट, कैसे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर देंगे, पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, और पहला कॉलम बन जाएगा पहला रो, तो पहला कॉलम हमारा कितना है, वो हमारा रो बन जाएगा 1 -1 1 -1, दूसरा कॉलम बन जाएगा दूसरा रो, कितना हुआ, ये तीसरा कॉलम है तीसरा रो, मतलब चेंज हो जाता है, ट्रांसपोज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है।
तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आगे सॉल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको एडजॉइंट निकल गया है, तो अब हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट निकालने तो आपको अच्छे से आता होगा, है ना। क्या होता है डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला, आपको तो पता है ना, नहीं पता है तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए इक्वल्स टू ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या होगा, सबसे पहले 0 हो गया, 0 के साथ क्या लेंगे, उसका रो कॉलम कैंसल, मतलब वही 2 3 1 1, पहला कोफैक्टर जो था हमारा माइनर, 0 का माइनर इसको कहते हैं, ठीक है। फिर -1 लेंगे, चूंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो -1 लिए तो उसका रो और कॉलम कैंसल, तो बचा 1 3 3 1, ठीक है। फिर +2 करेंगे तो उसका रो कॉलम कैंसल, कितना बचा 1 2 3 1। सॉल्व कीजिए, तो 0 के साथ गुना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। -1 इंटू 1 -9, फिर इधर +2 इंटू 1 -6, क्या आएगा, -1 इंटू -8, 1 -9 -8 हो गया, +2 इंटू 1 -5 मतलब -5, ठीक है। तो हो गया 8 + 10, -10 हो गया ना, यहाँ -10 हो जाएगा, -10 कितना हो गया, -2। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका कितना आया, -2 आया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, क्या 1/-2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -1 1 -1 8 -5 2 -5 3 -1, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो 1/-2 को अंदर ले जा सकते हो, तो मैं अंदर ले जा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे -1/-2 तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2, फिर -1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ -4 आ जाएगा, क्योंकि 8/-2 -4 हो गया, -5/2 तो 5/2 हो जाएगा, फिर 2/-2 तो -1 हो जाएगा, -5/-2 मतलब 5/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, और इधर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए का इनवर्स निकला ये हमारा, क्लियर। आप लोग एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कहीं आपको अगर लग रहा हो तो वो हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं, हम लोग का यहाँ तक 2 क्वेश्चन हो गया है, 47 48, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं, 49 क्या कहता है। 49 कहता है 5000 लोगों के एक शहर में, एक शहर है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5000, 2800 लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 2300 लोग प्रभात खबर पढ़ते हैं, 400 दोनों पढ़ते हैं, तो कितने लोग हैं जो समाचार पढ़ते ही नहीं है। क्लियर है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं नंबर ऑफ, इस तरह लिख देते हैं, नंबर ऑफ हिंदुस्तान रीडर कितने हैं 2800, नंबर ऑफ प्रभात खबर रीडर कितने हैं 2300, ठीक है ना। कॉमन क्या है दोनों में, जो हिंदुस्तान और प्रभात दोनों पढ़ते हैं वो हमारे हैं 400, ठीक है। तो हमें सबसे पहले निकालना है क्या, नंबर ऑफ एच यूनियन पी। इसका मतलब होता है वो सारे लोग जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हो, एक या एक से ज्यादा पढ़ते हो, बट सारे मतलब वैसे लोग जो रीडर हैं, ये निकल जाएगा यहां से। कैसे, फॉर्मूला नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन पी, ठीक है ना। क्या हो गया 2800 प्लस 2300 माइनस 400, ठीक। कितना बचेगा 5100 माइनस 400, आ गया हमारा कितना 4700, ठीक है। 4700 वो लोग हैं जो कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। पॉपुलेशन कितना है 5000 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन नॉट रीडिंग एनी न्यूज़पेपर, मतलब वैसे व्यक्ति जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा 5000 माइनस 4700 दैट इज 300। 300 ऐसे लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है।
इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को और समझाना चाहता हूं। एक वेन डायग्राम आप लोग अगर पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन ये 5000 है, कितने 5000 है, ठीक है। और इसमें इतने लोग हैं जो मान लीजिए प्रभात खबर पढ़ते हैं, इतने लोग हैं जो हिंदुस्तान पढ़ते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं, पहले हिंदुस्तान फिर ये हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग, ये प्रभात खबर पढ़ने वाले लोग। हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग कितने हैं, ये है 2800, ठीक है, ये है 2300, क्लियर। अरे जो कॉमन है ये 400 था, तो मैंने क्या किया, सबको जोड़ा, ठीक है। 2800 प्लस 2300 माइनस कर दिए कॉमन वाले को, चूंकि 2 बार वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना आया, 4700 आया। ये 5000 लोग हैं ना, तो 5000 में 4700 माइनस हो जाए, क्या बचेगा, जो पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन। चलिए, वैसे आपको बनाना इतना ही है जितना मैंने यहां तक बनाया था, ठीक है। वेन डायग्राम बस मैं बता रहा था, उससे आपको नहीं बनाना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए हमारे पास साइज दिया हुआ है, मतलब क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्या 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 30 to 40 तक ही है ना। चलिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 1, 3, जो नहीं है उसको ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम लोग बिल्कुल मान सकते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, मानने में कुछ ही मान सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कहता है अंकगणितीय माध्य जो है, मतलब अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ कितना, 22। मीन हमारे पास कितना है, मीन हमारे पास दिया है 22, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा FM बाय n। m का मतलब मिड वैल्यू, तो पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 0 + 10, 10/2 कितना 5, 10 20 30/2 कितना 15, 20 30 50/2 कितना 25, इधर 35 मल्टीप्लाई करेंगे FM आ जाएगा 5 45, इधर 25a, इधर 70, ठीक है। तो हमें क्या पुट करना है, x बार के जगह 22 लिखेंगे, इक्वल सिग्मा fx कितना है, सबको जोड़ते हैं, तो 50 70 120 प्लस 25a, ये आ गया। n का मतलब सिग्मा f होता है, तो 1 और 3 कितना 4 2 6, 6 प्लस a, ठीक है। कितना हो गया 120 प्लस 25a बाय n के जगह पे 6 प्लस a। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर, कितना होगा 6 दूना 12, 2 लेफ्ट 1, 12 1 13, 132 प्लस 22a बराबर 120 प्लस 25a। इसको लिख सकते हैं, 120 को इधर ले आइए तो 132 माइनस 120 इक्वल्स 25a माइनस 22a, कितना आएगा, 132 में चला गया 120, तो बचेगा 12 इक्वल्स 3a। तो यहां से a बराबर कितना होगा, 12/3 कितना हो गया 4, a इक्वल टू होगा 4, ठीक है। ये हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, कोई समस्या नहीं, काफी इजी बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। कहता है किसी भी अंतर्गणन रीति का प्रयोग करते हुए, मतलब कोई भी इंटरपोलेशन मेथड यूज कीजिए टू फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ इतना 13 का। चलो बाइनोमियल का बेसिकली यूज कर देते हैं, ठीक है। बाइनोमियल क्या होता है, जैसे हमारे पास अननोन वैल्यू यहाँ पे कितना है, मतलब नॉन वैल्यू कितना है 1 2 3 4, एक वैल्यू अननोन है, नॉन वैल्यू 4 हो तो y माइनस 1 का पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। और क्या करना है, हम लोग y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0, ऐसे लिखते हैं। ये हमारा उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सवाल है y1 क्या, ये हमारा y1 है, ये हमारा y0 है, ये y1 है, ये y2 तो लिखा हुआ है ही, ये y3 है, ये y4 है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको मेरे समझ से। चलिए तो पुट कर देते हैं फॉर्मूला। हाँ, इक्वल्स 0 होता है, ठीक है, क्लियर है क्या? y माइनस 1 का पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, y हमारा जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, पावर में क्या देंगे, जो नॉन वैल्यू है, जितना वैल्यू दिया हुआ है इतना इक्वल्स 0 लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए y4 के जगह पे क्या लिखें, 210 प्लस, सॉरी माइनस है ना, फिर माइनस 4 इंटू 157 प्लस 6 इंटू y2 तो दिया नहीं, वही तो निकालना है, माइनस 4 इंटू 107 प्लस y0 कितना है 100 बराबर 0, ठीक है। क्या होगा 210, हम डायरेक्टली गुना करके लिखते आते हैं, 157 इंटू 4 628 हो गया, प्लस 6y2 माइनस 428 हो जाएगा इधर, प्लस 100 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में ये वाला है, ये वाला है, तो 310 हो गया, माइनस में 628 और 428 है ना, प्लस 428, तो माइनस में 1056 प्लस 6y2 इक्वल्स 0, है ना। क्या आ जाएगा, इतना माइनस करें 310, तो माइनस में 746 प्लस 600, 6y2 बराबर 0, तो 6y2 बराबर हो जाएगा 746, ठीक है। अब 746 को डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, तो y2 बराबर 746 बाय 6 कितना आएगा, ये आएगा 124.33, तो 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मुझे उम्मीद है पूरा क्लियर होगा। कैलकुलेशन जरूर चेक करें, क्रॉस चेक जरूर करें, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्या है लास्ट क्वेश्चन, कहता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ HP जिसका चौथा टर्म 3/5 है, 8वां टर्म 1/3 है, ठीक है। देखिए अगर ये HP में है तो HP का रेसिप्रोकल होता है AP, तो अगर फोर्थ टर्म ऑफ HP बराबर क्या होगा, कितना दिया है 3/5, है ना, और फोर्थ एट्थ टर्म ऑफ HP कितना दिया हुआ है 1/3, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, HP को उल्टा कर देंगे मतलब 5/3 हो जाएगा। अगर HP चौथा टर्म 3/5 है तो उसका AP होगा 5/3, ये आपको पता होगा, और एट्थ टर्म ऑफ AP क्या होगा 1/3 है तो 3/1 3 ही होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आराम से पुट करते हैं। अब AP का फॉर्मूला आपको पता है, T4 बराबर क्या होता है, A + 3D होता है AP का, तो T4 कितना दिया हुआ है 5/3 दिया हुआ है, इक्वल्स A कितना, A पता नहीं, प्लस 3D, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, T8 क्या होता है AP का फॉर्मूला, A + 7D होता है, T8 कितना है हमारा, AP में 3 दिया हुआ है, 3 इक्वल्स A + 7D, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब लिखते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन 2, 3 इक्वल A + 7D, कोई दिक्कत नहीं, किसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं पहले। दूसरा इक्वेशन क्या है 5/3 बराबर कितना है A + 3D, है ना। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, क्या होगा 1A कैंसिल हो गया, 3 - 5/3, देखो 3 माइनस करेंगे 5/3 कितना होगा, 3 तिया 9 में 5 गया 4/3, है ना। क्या होगा 4/3 बराबर 4D, ठीक है। तो यहां से सिंपल सी बात है 4/3 बराबर 4D है,
4/3 इक्वल्स 4d। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा 4/3 इंटू 4, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 4 कैंसल, तो d बराबर कितना आ गया 1/3। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, काफी इजी है ना। तो d निकल गया। अब हमको एपी का टर्म निकालते। एपी का पहला टर्म क्या होगा, एपी का पहला टर्म ए होता, अच्छा पहले ए तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम लोग इक्वेशन 1 किसी में पुट कर देते, इक्वेशन 2 में पुट कर देते डी का वैल्यू क्या है 3 इक्वल्स ए प्लस 7 इंटू डी के जगह 1/3 लिख देते हैं। क्या हो जाएगा 3, इसको माइनस इधर कर देंगे तो -7/3 इक्वल्स ए, 3 3 जा 9 में 7 गया तो बचेगा 2, तो 2/3 इक्वल्स ए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म आया। कौन सा टर्म आया हमारा, ये पहला टर्म। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा इधर इरेज कर रहा हूं, है ना। जब हमको पता चल गया कि एपी का पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो एपी का हम लोग बाकी टर्म निकाल सकते हैं ना। देखिए तो एपी का पहला टर्म कितना है, पहला टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, जो कि है 2/3। सेकेंड टर्म क्या होगा ए प्लस डी, जो कि है 2/3 प्लस 1/3, मतलब जोड़ेंगे तो 3/3 होगा इक्वल टू 1 आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ठीक है। T3 a प्लस 2d मतलब 2/3 प्लस 2 इंटू 1/3, है ना, मतलब 4/3 आएगा। तीन ही टर्म निकालने बोला है, तो ये एपी का निकल गया, ये हमारा क्या हो गया एपी का। ठीक है, तो एचपी का क्या होगा, एचपी का फर्स्ट टर्म एपी का उल्टा, पहला टर्म क्या होगा 2/3 है एपी में, तो क्या होगा 3/2। T2 क्या है 1 है, तो 1/1 1 ही होता है। T3 क्या होगा 4/3 है, तो ये क्या होगा 3/4। क्लियर। तो चलिए खत्म हुआ आपका बिजनेस मैथमेटिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर। सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, तो मुझे उम्मीद रहेगा आपसे, ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।